अक्सर जब भी भारत की आज़ादी की लड़ाई की बात होती है तो मन में क्या आता है? ब्रिटिश राज के खिलाफ एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय संघर्ष, है ना? लेकिन सोचिए, उसी बड़ी लड़ाई के अंदर एक और लड़ाई भी चल रही थी। ये लड़ाई थी भारत की रियासतों में अपने ही शासकों के खिलाफ, अधिकारों के लिए, एक जिम्मेदार सरकार के लिए। तो आज हम उसी संघर्ष की कहानी को समझेंगे, राजस्थान का प्रजामंडल आंदोलन। तो सवाल उठता है कि ये अंदरूनी लड़ाई आखिर थी क्या? देखिए, मामला कुछ ऐसा था। ये जो रियासतें थीं, वो सीधे सीधे ब्रिटिश शासन के अंडर नहीं थी। यहाँ तो राजा महाराजाओं का राज था। पर यहाँ एक पेंच था। ये शासक अक्सर अंग्रेजों के साथ मिलकर काम करते थे, एक तरह से उनके सहयोगी थे। इसका नतीजा ये हुआ कि आम लोगों पर शोषण का बोझ डबल हो गया। मतलब यहाँ के लोगों को दोहरी गुलामी झेलनी पड़ रही थी। एक तरफ अंग्रेजों का दबाव और दूसरी तरफ अपने ही राजाओं का निरंकुश शासन। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये प्रजामंडल असल में थे क्या। फिर बात करेंगे उस चिंगारी की जिसने ये पूरी जागृति फैलाई। इसके बाद हम मेवाड़ के आंदोलन को जरा करीब से देखेंगे और पूरे राजस्थान के उन लीडर्स से मिलेंगे जिन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। और आखिर में हम ये देखेंगे कि कैसे इस पूरे संघर्ष ने मिलकर आज के राजस्थान को वो शक्ल दी जो हम जानते हैं। तो चलिए कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, आज़ादी से पहले का जो राजस्थान था वो आज जैसा एक सिंगल राज्य नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो कई अलग अलग रियासतों का एक, कह सकते हैं, एक गुच्छा था। और इन रियासतों में शासक का जो फैसला होता था वही कानून था। आम लोगों के पास सच कहें तो लगभग कोई अधिकारी नहीं थे। और बस यहीं से हमारे संघर्ष की कहानी शुरू होती है। तो इस बड़ी समस्या का जवाब क्या था? जवाब था प्रजामंडल। नाम से ही साफ है, प्रजामंडल यानी लोगों की परिषद या पीपल्स काउंसिल। ये दरअसल रियासतों के अंदर ही शुरू हुए पॉलिटिकल मूवमेंट्स थे और इनका मकसद, इनका लक्ष्य बहुत सीधा और साफ था। एक ऐसी सरकार बनाना जो राजा की नहीं बल्कि अपनी जनता की सुने, जनता के प्रति जवाबदेह हो। ये असल में सामंती जुल्म के खिलाफ आम नागरिक के अधिकारों की लड़ाई थी। लेकिन एक सवाल दिमाग में जरूर आता है कि भाई, जो जनता सदियों से चुपचाप सब कुछ सह रही थी, उसमें अचानक ये पॉलिटिकल चेतना, ये जागृति आई कैसे? कोई एक वजह नहीं थी। कई सारी वजहों ने मिलकर, कह सकते हैं, प्रतिरोध की वो चिंगारी भड़काई जिसे हम द ग्रेट अवेकनिंग या एक महान जागृति कह सकते हैं। इस जागृति के पीछे कई ताकतें काम कर रही थीं। एक तो स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे समाज सुधारकों का बहुत बड़ा असर था, जिन्होंने स्वराज का आइडिया फैलाया। फिर राजस्थान केसरी जैसे अखबार सामने आए, जिन्होंने राजाओं के अन्याय को घर घर तक पहुंचाया। साथ ही एक नया पढ़ा लिखा मिडिल क्लास उभर रहा था, जिसने इस पूरे आंदोलन को लीडरशिप दी। और हाँ, एक और बहुत दिलचस्प बात, जो सैनिक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लौटे थे उन्होंने बाहर की दुनिया देखी थी। अब वो वापस आकर अपने हक के लिए सवाल उठा रहे थे। तो इन सब चीज़ों ने मिलकर बदलाव की एक ज़बरदस्त लहर पैदा कर दी। चलिए अब इस पूरे आंदोलन को एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल से समझते हैं, एक केस स्टडी देखते हैं। हम बात करेंगे मेवाड़ रियासत की, जो बहुत ही जल्द इस पूरे संघर्ष और साहस का एक बहुत बड़ा सेंटर बन गई। तारीख थी 24 अप्रैल 1938। ये डेट मेवाड़ के इतिहास में एक मील का पत्थर है। क्यों? क्योंकि इसी दिन उदयपुर में माणिक्य लाल वर्मा के नेतृत्व में और उनके साथ बलवंत सिंह मेहता जैसे और भी नेता थे, मेवाड़ प्रजामंडल की नींव रखी गई। ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, ये मेवाड़ के भविष्य के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड लड़ाई का शंखनाद था। लेकिन जैसे ही आंदोलन ने अपना सिर उठाया, उसे कुचलने की कोशिशें भी तुरंत शुरू हो गईं। मेवाड़ की सरकार ने प्रजामंडल को फौरन इल्लीगल, गैर कानूनी घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, माणिक्य लाल वर्मा को रियासत से बाहर निकल जाने का हुक्म दे दिया। पर अक्सर जैसा होता है, इस दमन ने आग को बुझाया नहीं बल्कि और भड़का दिया। पर माणिक्य लाल वर्मा वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से कहाँ थे? भले ही उन्हें रियासत से निकाल दिया गया था, उन्होंने अजमेर से ही अपने संघर्ष की मशाल जलाए रखी और वहां से उन्होंने किताब लिखी, मेवाड़ का वर्तमान शासन। ये एक बहुत ही हिम्मत वाला काम था। इस किताब ने मेवाड़ सरकार के दमनकारी तरीकों की पोल खोल कर रख दी और इसका असर ये हुआ कि पूरे इलाके के लोगों में एक नया जोश भर गया।
तो मेवाड़ प्रजामंडल की जो पूरी जर्नी है ना, वो संघर्ष और फिर जीत की एक शानदार कहानी है। देखिए, 1938 में इसे बैन कर दिया गया, लेकिन लड़ाई रुकी नहीं। 1941 आते आते सरकार को झुकना पड़ा, बैन हटा लिया गया और पहला सम्मेलन हुआ। और इसमें जेबी कृपलानी जैसे बड़े नेशनल लीडर्स भी शामिल हुए। सोचिए, फिर 1946 तक तो यह आंदोलन इतना मजबूत हो गया कि इसने ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की और आखिरकार 1947 में महाराणा को एक नया, ज्यादा लोकतांत्रिक संविधान बनाने की घोषणा करनी ही पड़ी। तो मेवाड़ का संघर्ष वाकई में बहुत प्रेरणा देने वाला था। लेकिन कहानी सिर्फ मेवाड़ की नहीं है, ये तो बस एक उदाहरण था। असल में ऐसी ही आग पूरे राजस्थान की अलग-अलग रियासतों में सुलग रही थी और हर जगह अपने अपने हीरोज इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे थे। ये किसी एक नेता की कहानी नहीं थी, ये एक कलेक्टिव मूवमेंट था। जहां मेवाड़ में माणिक्यलाल वर्मा थे, वहीं जोधपुर यानी मारवाड़ में शेरे राजस्थान कहे जाने वाली जय नारायण व्यास जनता को इकट्ठा कर रहे थे। हाड़ौती यानी कोटा वाले इलाके में नैनूराम शर्मा लीड कर रहे थे। जयपुर में जमनालाल बजाज जैसे बड़े नेता इस आंदोलन को गाइड कर रहे थे और डूंगरपुर में भोगीलाल पंड्या आदिवासियों के हकों के लिए आवाज उठा रहे थे। मतलब हर जगह कोई न कोई था। तो सवाल ये है कि इस पूरे संघर्ष का, इन सारे आंदोलनों का आखिर नतीजा क्या निकला? इसकी सबसे बड़ी और सबसे स्थायी विरासत थी आज के राजस्थान राज्य का जन्म। जी हाँ, इन्हीं प्रजामंडल मूवमेंट्स ने उन बिखरी हुई अलग थलग रियासतों को एक साथ लाने की एक मजबूत नींव रखी। एकीकरण का रास्ता यहीं से तैयार हुआ। ये जो एकीकरण था, ये एक दो दिन में नहीं हुआ, ये कई स्टेप्स में हुआ। शुरुआत हुई 1948 में, जब छोटे छोटे राज्य मिलकर संघ बनाने लगे। फिर मेवाड़ का शामिल होना एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद 1949 में, जब जयपुर, जोधपुर और बीकानेर जैसी बड़ी बड़ी रियासतें भी जुड़ने को तैयार हो गईं, तब जाकर वृहत्तर यानी ग्रेटर राजस्थान का सपना सच होने के करीब आया। और आखिर में बाकी बचे हुए इलाके भी जुड़ गए और तब जाकर वो राजस्थान बना जिसे हम आज जानते हैं। और ये सब उन प्रजामंडल नेताओं के सालों के संघर्ष के बिना सच में नामुमकिन था। और ये सब कुछ हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। राजस्थान की ये कहानी हमें क्या दिखाती है? यही कि कैसे जमीनी स्तर पर, ग्रासरूट्स लेवल पर शुरू हुए संघर्ष सिर्फ लोकल नहीं रह जाते, उनमें एक पूरे देश की पहचान और उसके भविष्य को आकार देने की ताकत होती है। ये वाकई एक सोचने वाली बात है ना?